जोहार फ्रेंड्स, लर्नर्स गृह झारखंड में आप सबका पुनः स्वागत है। आज के इस सेशन में इंग्लिश लैंग्वेज का सेट 3 को डिस्कस करने वाला हूं। एज पर द सिलेबस झारखंड एसआई, जेसीसी एक्साइज कांस्टेबल, जेसीसी एलडीसी और जेएसएससी सीजीएल के पेपर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी का डिस्कशन यहाँ पे किया जा रहा है। पेपर 1 जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बट 30% लाना इसमें अनिवार्य है, नहीं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो पेपर 1 भी इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज झारखंड सचिवालय जो कि एग्जाम हुआ था 21 सितंबर 2024 का, उसका ऑफिशियल पेपर का एनालिसिस करने वाला हूँ इंग्लिश लैंग्वेज का। क्लियर। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा सेट 4, उसमें 22 सितंबर 2024 का जो पेपर हुआ था सचिवालय का, उसका एनालिसिस देखेंगे। 28 जनवरी 2024 का जो पेपर हुआ था सचिवालय का, उसका एनालिसिस सेट 2 में किया जा चुका है, आप लोग देख सकते हैं। लेक्चर देखने के बाद अगर लगे कि इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर अवेलेबल रहेगा, डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। लेट्स गियर अप। और बैक टू बैक झारखंड में भी जितने भी एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज जो है आपको दिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, अभी यही चलेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। करेक्ट मीनिंग व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसका करेक्ट मीनिंग कौन सा सेंटेंस देगा, उस सेंटेंस को आपको चुनाव करना है। द लीजेंड वाज सेकेंड इंस्टेंटली। इंस्टेंटली मतलब इमीडिएटली होता है, तुरंत। पढ़िए। द लीजेंड किक्ड द बकेट टू सून। द लीजेंड फेल सिक सडनली। द लीजेंड मेड एन अनटाइमली मिस्टेक। द लीजेंड गोट इनवाइट टू सून। देखिए सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। यहाँ पे है द लीजेंड वाज सेकेंड इंस्टेंटली, मतलब वह तुरंत बीमार पड़ गया। जो लीजेंड था वह तुरंत बीमार पड़ गया, तो सेम मीनिंग दे रहा है द लीजेंड फेल सिक सडनली। ठीक है, इंस्टेंटली मतलब तुरंत होता है और सडनली मतलब ये अचानक से होता है। ठीक है, तो ये जो मीनिंग दे रहा है वह सेंटेंस नंबर 2 दे रहा है। इंस्टेंटली मतलब होता है इमीडिएटली। फॉल का फेल होता है ना, V2 में है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। हाँ, यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस था द लीजेंड किक द बकेट, एक इडियम है यहाँ पे, किक द बकेट। इसका मतलब होता है टू डाई, यानी कि मर जाना। इसको याद रखिएगा, इडियम। नेक्स्ट फिलर है द डैश ऑफ आवर सिविलाइजेशन फ्रॉम एन एग्रीकल्चर सोसाइटी टू टूडेज कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वाज एक्कम्पेनियन बाय वार। समझिएगा, इसमें ऑप्शंस है एडजस्टमेंट, माइग्रेशन, रूट और मेटामॉर्फोसिस। इंस्ट्रक्शन क्या पढ़ना है, फिलर है भाई, देख सकते हैं आप लोग। इतना पढ़ूंगा इंस्ट्रक्शन तो ज़्यादा वीडियो लंबा होगा, ज़्यादा नहीं करना है। देखिए क्या होगा यहाँ पे, सही जो वर्ड जाएगा यहाँ पे आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस, यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस जाएगा। क्यों, इसका मीनिंग समझिए कि द डैश ऑफ आवर सिविलाइजेशन फ्रॉम एन एग्रीकल्चर सोसाइटी टू टूडेज कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वाज एक्कम्पेनियन बाय वार। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर सोसाइटी था उससे जो है से कॉम्प्लेक्स जो है से इंडस्ट्रियल वर्ल्ड बन चुका है, जो कि वार के द्वारा हुआ था। तो एक ना चेंज हुआ है, क्या हुआ है, चेंज हुआ है। और जो मेटामॉर्फोसिस वर्ड है ये बताता है चेंज ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर, कैरेक्टर एटसेट्रा। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड मेटामॉर्फोसिस जाता था। समझिएगा, जब मेटामॉर्फोसिस वर्ड डालिएगा तभी समझ में आएगा कि जो सिविलाइजेशन था वह एग्रीकल्चर सोसाइटी से बदला किस में, टूडेज कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, जो कि वार के द्वारा हुआ। ठीक है, तो करेक्ट मीनिंग वर्ड ऑप्शन 4 देगा। बाकी सारे जो वर्ड्स है वह इररिलेवेंट है यहाँ पे। क्लियर, आंसर इसका 4 है। मेटामॉर्फोसिस को देख लीजिएगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वेयर डैश डायनासोर्स। इसमें एक डिटरमाइनर भरना है, क्या होगा, मच, मेनी, मोस्ट या फिर मनी। जो करेक्ट इसमें डिटरमाइनर जाएगा वह जाएगा मेनी। आंसर इसका जो है से 2 हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया था कि मेनी के बाद जो है से प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया जाता है, और डायनासोर्स आप लोग देख सकते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे मेनी सूट करता है डिटरमाइनर। तो आंसर इसका 2 हो गया। यहाँ पे जितने भी डिटरमाइनर यूज किए गए हैं सबको देख लीजिएगा। मच जो है से अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाए, जैसे मच राइस, मच मिल्क, आप लोग बोलिए। मेनी जो है से प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाए, जैसे मेनी बॉयज या फिर मेनी आर्टिकल्स। कभी भी मेनी ए आ जाए तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 28 जनवरी 2024 सचिवालय के पेपर में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा मेनी अ मैन होगा या फिर मेनी अ वुमेन होगा। मेन या वीमेन करके देगा मेनी अ के बाद तो वह गलत हो जाएगा। ठीक है, मेनी अ के बाद सिंगुलर नाउन लगाना है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट जो है से प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जा सकता है, जैसे मोस्ट मैंगोज, मोस्ट जेंट्री। जेंट्री एक प्लूरल नाउन है जो कि कुलीन वर्ग को शो करता है ना, ध्यान रखिएगा।
मोस्ट के साथ, अब यहाँ पे देखिए मोस्ट के बाद यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन थोड़ा सा होगा कि यहाँ पे मोस्ट क्यों नहीं लगा। यहाँ पे मोस्ट जब आएगा तो ये मेजोरिटी को शो करता है, नंबर को शो नहीं करता है। जबकि मेनी हम लोग जब बोलते हैं तो नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा था बहुत सारे डायनासोर्स के बारे में, नंबर की बात कर रहे थे, यहाँ पे मेजोरिटी का बात नहीं था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मोस्ट नहीं लगा। कन्फ्यूज मत कीजिएगा कि यहाँ पे मैंगो ही लगा तभी पोलर नाउन है तो मोस्ट वहाँ पे क्यों नहीं लगा। मोस्ट मेजोरिटी को शो करता है और मेनी नंबर को शो करता है। मोस्ट के साथ जो है अनकाउंटेबल नाउन भी लग सकता है, जैसे मोस्ट वाटर या फिर मोस्ट स्टील आप लोग बोल दीजिए। मोस्ट ऑफ के बाद ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ आएगा तो द आएगा। उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है या फिर अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। जैसे देखिएगा मोस्ट ऑफ द बुक्स वर स्टोलन, ओके, तो एक हो गया। इसके बाद जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को मैं एग्जांपल बताता रहा हूँ। जैसे मोस्ट ऑफ द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज डर्टी, ठीक है, यानी कि अधिकतर पानी के बारे में बोला जा रहा था कि ये डर्टी है। और भर कैसा आएगा, मोस्ट ऑफ द के बाद अगर प्लूरल नाउन है तो भर प्लूरल, और सिंगुलर या फिर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो इतना सारा चीज हो गया, आप लोग देख लीजिएगा एक बार पुनः। मेनी ऑफ द भी यूज किया जा सकता है ना, मेनी ऑफ द भी यूज किया जा सकता है, डिस्कस करूंगा आगे। और एक और चीज़ तो छूट ही रहा है, वंस अपॉन अ टाइम जो फ्रेज है वह पास्ट टेंस में यूज होता है। नेक्स्ट पिलर है डैश द लास्ट 10 ईयर्स वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ एब्यूज फ्रॉम फोर बिफोर या फिर सिंस। यहाँ पे देखिए लास्ट 10 ईयर्स के बारे में बात कर रहा है, जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो फोर यूज करते हैं, आपको याद होगा। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है सिंस। तो आंसर इसका 2 हो गया। फोर पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे 2015 बोल देगा डायरेक्ट, जनवरी बोल देगा, संडे बोल देगा, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अब बोलेगा बहुत दिनों से, बहुत घंटों से, बहुत महीनों से, बहुत वर्षों से, तो पीरियड ऑफ टाइम होता है। बिफोर का यूज कहाँ करना है तो सीक्वेंस भी बताता है, टाइम भी बताएगा, या फिर किसी के सामने है तो भी बताएगा। फोर का कुछ और यूज देख लीजिए, पर्पस को बताता है। या देखिएगा पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है, शायद आज की क्लास में भी एक क्वेश्चन होगा। ड्यूरेशन है, एक्सचेंज के लिए है, सपोर्ट या फिर रीजन, ये सब के लिए जो है फोर यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक फिलर है। आफ्टर इनिशियल वर्क सेटबैक ऑल डैश प्रोग्राम वेयर सक्सेसफुल ड्यू टू द इनिशिएटिव ऑफ द न्यू डायनेमिक टीम। तो जो न्यू डायनेमिक टीम था उसके उन लोग के चलते जो प्रोग्राम था वह सक्सेसफुल रहा। इनिशियल सेट मतलब शुरुआत में कुछ बाधा आया था, उसके बाद जो है सारा जो है प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल रहा था। इसमें क्या आ जाएगा, कंसिक्वेंट, कंसिक्वेंटली या फिर सब्सिक्वेंट। पहले तो ना आप लोग सब्सिक्वेंटली और कंसिक्वेंटली को काट लीजिए, क्योंकि इसके बाद में एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम जो है एक नाउन है, क्या है, नाउन, और इसको क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव। वाइल यहाँ पे देखिए जो सब्सिक्वेंटली और कंसिक्वेंटली है ये दोनों जो है एडवर्ब है, जो कि वर्ब क्वालिफाई करेगा। तो दो ऑप्शन तो आपका ऐसा ही कट गया। अब कंसिक्वेंट और सब्सिक्वेंट का आप लोग मीनिंग देख लीजिए। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है फॉलोइंग, यानी आगामी, सक्सीडिंग, कमिंग, ठीक है, ये लेटर टाइम को डिनोट करता है। जबकि कंसिक्वेंट जो है रिजल्टेंट या फिर रिजल्ट को शो करता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि शुरुआत में तो कुछ बाधा हुआ, लेकिन उसके बाद भी जितना भी प्रोग्राम था वह सब सक्सेसफुल रहा, ठीक है, न्यू डायनेमिक टीम के कारण। तो हम लोग यहाँ पे जो फोर्थ कमिंग था उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सही यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा वह सब्सिक्वेंट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है ना। मैंने यहाँ पे दिया हुआ यानी आगामी जितना प्रोग्राम था, शुरुआत में कुछ बाधा आई, सेटबैक था, लेकिन उसके बाद जितना भी प्रोग्राम हुआ वह सब सक्सेसफुल रहा। क्लियर। तो सब्सिक्वेंट मतलब होता है आगामी उसके बाद का। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जा रहा है। दो ऑप्शन क्यों कटा, क्योंकि एडवर्ब था। नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, न कि एडवर्ब। विवेसियस का सिनोनिम बताइए जरा। लोनली, लाइवली, ब्यूटीफुल या फिर ब्रूडिंग, क्या होगा। तो विवेसियस का मतलब होता है ना लाइवली, क्या होगा, लाइवली, एनर्जेटिक, जीवंत, ये होता है। देख लीजिएगा, लाइवली है, एनिमेटेड है, स्पिरिटेड है, एफर्वेसेंट है। लोनली मतलब तो आपको पता होगा, अकेला जो होता है, तो आइसोलेटेड या फिर डिजर्टेड होगा। ब्रूडिंग का मतलब हैचिंग होता है या फिर कवर करना होता है। जैसे अंडा सेना होता है ना, मुर्गी अंडा सेती है ना, तो उसी तरह समझिएगा किसी चीज़ पर बैठना उसी को ब्रूड करना बोलते हैं। आंसर इसका 2 होगा, विवेसियस। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, एसएससी में बहुत बार रिपीट किया गया है। पोंडर का सिनोनिम बताना है, थिंक, इवेलुएट, एंटिसिपेट या फिर इंक्रीज। तो पोंडर का मतलब सोचना होता है, थिंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट।
देखिए पोंडर है तो थिंक या कंसिडर हो जाएगा। इवेल्युएट का मतलब देख लीजिए कैलकुलेट, एसेस मतलब ये होता है असेसमेंट, आप लोग सुने होंगे, मूल्यांकन करना, या फिर एस्टिमेट मतलब आकलन करना होता है। एंटिसिपेट मतलब इसका प्रेडिक्ट करना, अनुमान लगाना ना, एक्सपेक्ट करना या फिर होप आशा रखना। इंक्रीज का देख लीजिएगा शोर भी होता है, एम्पलीफाई भी होता है, इन्फ्लेट होता है, एडवांस होता है, एस्केलेट होता है। ये सब देख लीजिएगा, लग रहा है छोटे छोटे वर्ड, ठीक है, लेकिन फंसा देगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब का मतलब इंक्रीज होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। वोकैब आपका अच्छा होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहीं से फंसे। ग्रामर का पोर्शन आप लोग करके ले जाएंगे लेकिन वोकैब में आप लोग पहुंच जाइएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम ऑप्शन यहाँ पे सिनोनिम्स डाला जाए। नेक्स्ट वर्ड है टीनेट। इसका सिनोनिम आपको ढूंढना है। बिलीफ, प्रोविजन, पर्सपेक्टिव या फिर व्यू। आंसर इसका फर्स्ट होगा, बिलीफ होगा। टीनेट का मतलब होता है धारणा। इसके कुछ सिनोनिम्स देख लीजिए। बिलीफ, प्रिंसिपल, डॉगमा या फिर डॉक्ट्रिन होता है। पर्सपेक्टिव को आप लोग व्यू या फिर आउटलुक बोल सकते हैं। प्रोविजन का मतलब होता है कंडीशन या फिर रिक्वायरमेंट। आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। ये होता है टीनेट, धारणा, बिलीफ। नेक्स्ट है एफर्म, लेकिन इसका आपको एंटोनिम ढूंढना है। क्या होगा? रिफ्यूट, रिजेक्ट, डिनाई या फिर डिसएग्री। देखिए जो करेक्ट एंटोनिम होगा एफर्म का डिनाई होता है। याद रखिएगा ऑप्शन 3, एफर्म, डिनाई। एफर्म का देखिए मतलब होता है स्वेयर, आर्ग्यू करना, एलिस करना, प्रोक्लेम करना या फिर डिक्लेयर करना। ये सब डिसएग्री देख लीजिएगा, ये होता है डिफरेंट ओपिनियन। ओपिनियन का अलग है तो डिसएग्री है। रिफ्यूट का मतलब खंडन करना होता है, टू प्रूव समथिंग रॉन्ग विथ एविडेंस। सबका मीनिंग देख लीजिएगा, सब वर्ड्स काफ़ी कंफ्यूजिंग है ना। एविडेंस अगर देकर आप लोग बताते हैं कोई चीज़ गलत है तो उसको रिफ्यूट करना, खंडन करना बोलते हैं। रिजेक्ट का मतलब होता है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग, यानी कि कोई चीज़ को नहीं मानता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब देखते हैं एफर्म और डिनाई क्या होता है। देखिएगा, एफर्म का मतलब होता है टू से फॉर्मली और क्लियरली, कोई चीज़ को फॉर्मली या फिर क्लियरली कहना कि कोई जो है से सही है, ठीक है, या फिर आप किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। वहीं जो है से डिनाई का मतलब होता है कि कोई चीज़ को आप कह रहे हैं कोई चीज़ ट्रू नहीं है। क्या कह रहे हैं कि कोई चीज़ ट्रू नहीं है और कोई चीज़ कह रहे हैं कि वह ट्रू है। तो ये एफर्म का अपोजिट डिनाई होता है। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया हूँ ताकि आप लोग जब रिवीजन करने बैठे तो कोई भी इफ एंड वर्ड्स नहीं रहे माइंड में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। एक्सहॉस्ट का अपोजिट यानी कि एंटोनिम ढूंढना है। एक्सहॉस्ट का मतलब थका हुआ होता है। लार्ज, रिफ्रेश, रिफाइन या फिर बेस्ट। क्या होगा? तो एक्सहॉस्ट मतलब थका हुआ, इसका मतलब रिफ्रेशमेंट, आपको रिफ्रेश फील कर रहा है यानी कि ताज़ा फील कर रहे हैं, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। एंटोनिम ढूंढना था। तो एक्सहॉस्ट का मतलब आप लोग याद रखिएगा, ये टायर्ड होता है या फिर वियरी। वर्ड याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। रिफ्रेश इसका एंटोनिम था, इसका मतलब एनर्जाइज होता है। रिचार्ज बोलिए या फिर रिप्लेनिश बोलिए, ये होता है रिफ्रेश होना। और रिफाइन का मतलब होता है प्यूरिफाई करना। लोकेसियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, लोकेसियस। इसको देख लीजिएगा, डबल ट्रिपल टिक लगा लीजिए, इसका एंटोनिम ढूंढना है। टॉकेटिव, टैसिटर्न, डिफिडेंट या फिर बेसफुल। डिफिडेंट वर्ड लास्ट क्लास में भी यूज हुआ था, बताया था आपको। टैसिटर्न भी यूज किया था मैं। ओके, तो लोकेसियस का मतलब होता है ना जो कि बहुत ही ज़्यादा बोलता हो। वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है ना, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, वन हु टॉक्स अलॉट, उसको बोलते हैं लोक्वेसियस। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? जो कि बहुत कम बोलता है तो उसको टैसिटर्न बोलते हैं। ठीक है, याद आ रहा है लास्ट क्लास? टैसिटर्न या फिर रेटिसेंट आपको बताया था, मैं बताया था जी, तो वही इसका आंसर है। लोगोसिस का सरनेम देख लीजिएगा, टोकेटिव, गैरुलस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, गैरुलस को मत भूलिएगा। गैरुलस का मतलब होता है टोकेटिव और वर्डी, सब इसका सरनेम्स है, मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है। वहीं टैसिटर्न मतलब होता है जो बहुत कम बोलता हो। टैसिटर्न, रेटिसेंट दोनों वर्ड को मत भूलिएगा। लेकोनी भी इंपॉर्टेंट है, रिजर्व इसका सरनेम होता है। डिफिडेंट लास्ट क्लास में बताया था कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को डिफिडेंट बोलते हैं। और बेसफुल का मतलब शर्मिला होता है, साई। आंसर इसका बी है, टैसिटर्न। लोकेशन मतलब बातों नहीं, टैसिटर्न मतलब जो कि कम बोलता हो। यह वन वर्ड सब्जेक्शन है, केयरफुल एंड थ्रू इंक्वायरी, यानी कि सावधानी से और पूरी तरह से अगर आप लोग इंक्वायरी कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं भाई, बाकी पढ़ना ही क्या है। ए वाला इंक्वायरी, अब एक INQURY इंक्वायरी, ये दोनों वर्डों में जरा अंतर बताइए, देखते हैं किसको पता है, शायद कभी पढ़ाया होगा। नेक्स्ट भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप टू स्टॉप फाइटिंग, यानी कि लड़ने से आप जो है दो ग्रुप या फिर कंट्री है एग्रीमेंट करता है
कि स्टॉप करना है, ठीक है, फाइट करना, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्रोमाइज़ करना, सीज फायर करना, आउटपोस्ट करना या फिर प्रोटोकॉल करना? प्रोटोकॉल आंसर इसका भी होगा। सीज फायर उसको बोलते हैं ना, युद्ध विराम इसको बोलते हैं हिंदी में। सीज फायर का मतलब युद्ध विराम होता है। दो ग्रुप है, कंट्रीज़ है, उन लोग बीच लड़ाई हो रहा है, तो एग्रीमेंट के थ्रू अगर एंड होता है वह, तो उसको सीज फायर बोला जाता है। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होता है ना, जो कि ग्रुप्स या फिर कंट्रीज के बीच में होता है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोग पढ़े होंगे। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। टू बाइट लाइक अ कैट, सॉरी रैट, रैट के जैसा काटते हैं, उसके लिए उसको क्या बोलते हैं? च्यू करना, कट करना, स्प्लिट करना या फिर ग्नेव। देखिए चूहा क्या करता है, चूहा कपड़े को कुतर देता है, क्या करता है? कुतर देता है। और जो वर्ड ग्नेव है उसका यही मतलब होता है, ग्नेव मतलब कुतरना। क्या होता है ग्नेव मतलब? कुतरना। टू बाइट लाइक अ रैट का मतलब ग्नेव होता है कुतरना। आंसर इसका डी है। वर्ड ध्यान रखिएगा, ग्नेव, अगेन कटफट मत लगाइएगा। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, अ वुमन विथ डार्क ब्राउन हेयर। एक ऐसा वुमन जिसका डार्क ब्राउन हेयर, उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्रूनेट बोलते हैं ना। आंसर इसका सी हो जाएगा। ब्लोंड क्या होता है? ये भी एक वुमन ही है जिसका कि पेल येलो या फिर गोल्डन हेयर होता है। फिलोगाइनिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि वुमन को प्यार करता है, ठीक है, लव करता है, वुमन से बात करना उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना, उसको बोलते हैं। सोटार्ड एक वर्ड, स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है इंग्लिश में। इडियम फ्रेज दिया गया ना सेंटेंस के माध्यम से, उसका मीनिंग आपको ढूंढना है। यू कैन इजिली ओवरकम दिस सिचुएशन इफ यू कीप योर हेड। कीप योर हेड अंडरलाइन है, उसका आपको मीनिंग ढूंढना है। कीप फेथ इन, रिमेन काम या फिर बिलीव इन या फिर ट्रस्ट द अदर्स। देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि कोई भी सिचुएशन को आप लोग ओवरकम करना चाहते हैं तो शांत रहिए। क्या रहिए? शांत रहिए। तो कीप योर हेड का मतलब होता है रिमेन काम, यानी कि शांत रहो, ठीक है। आंसर इसका बी है। कीप योर हेड का मतलब होता है शांत रहना, एक इडियम है। तो आप शांत रहते हैं तो कोई भी सिचुएशन तो ओवरकम कर सकते हैं। वो देखें ना शेरों वाला वीडियो। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से वही है, द न्यूज़ ऑफ द, न्यूज अगेन सिंगुलर नाउन है ना, ध्यान रखिएगा, पुलर नहीं बनता है इस लगाकर। द न्यूज ऑफ प्रेसिडेंट्स डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर को अंडरलाइन किया गया है, इसका मीनिंग आपको ढूंढना है। स्प्रेड रैपिडली, कॉज्ड अ मेजर कन्फ्यूजन, वाज अ वाइल्ड र्यूमर या फिर सेट द नेशन ऑन फायर। क्या होगा? तो स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत जल्दी फैलना। क्या होगा? कोई चीज़ बहुत जल्दी फैलना। टॉक ऑफ द टाउन बन गया है ना, चर्चा का विषय, यानी कि बहुत तेजी से फैला है। तो आंसर इसका हो जाएगा स्प्रेड रैपिडली। टॉक ऑफ द टाउन बोला, वो भी एक ईडीएम है जिसका मतलब होता है अ मैटर ऑफ डिस्कशन। स्पीड लाइक अ फायर का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत जल्दी फैलना। वाइल्ड फायर मतलब जंगल की आग, देखते हैं ना कैसे होता है, जो कि दावानल बोलते हैं। अब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढिए भाई। क्लेप्टोमेनियक लिखा हुआ है, देखिए करेक्ट वर्ड जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सही है ना, क्लेप्टोमेनियक जी। क्लेप्टोमेनियक देख लीजिएगा, इसमें कहीं भी ई नहीं, सॉरी ई है भाई, KLEPTOMANISA, ठीक है, MANISC तक कहीं भी ई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्लेप्टो तो वर्ड समझते होंगे, क्लेप्टो, और उसमें मेनियाक लगाया हुआ है, मेनियाक। मेनियक में गाना सुना है ना हनी सिंह का, यो हनी सिंह, वही। तो क्लेप्टोमेनिया एक तरह का बीमारी होता है। क्या होता है? जिसमें ना किसी को मन करता है ना कोई चीज़ को चोरी कर लें, क्या कर लें? चोरी कर लें, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। और इस तरह का प्रवृत्ति जिस इंसान के अंदर होता है उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनियाक। क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनियाक, उस तरह का प्रवृत्ति को बोलते हैं। तो क्या आप लोग में से कोई है क्लेप्टोमेनियाक? बताइएगा जरा, आंसर इसका सही है। जैसे कोई चीज़ देखे तो लगे कि उसको चोरी कर ले, वो मेरे पास होना चाहिए। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अगेन ढूंढिए। फोर्ट्यूटस लिखा हुआ है, कमीशन है, रिसर्जेंस है या फिर हैप हजार्ड है। क्या होगा? ध्यान से देखिए भाई, आंसर इसका डी होगा, हैप हजार्ड इसका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ना। फोर्ट्यूटस का सही स्पेलिंग देख लीजिएगा, टी के बाद आई इसमें नहीं होगा, जो कि गिवन ऑप्शंस में दिया हुआ था। इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड या फिर अनएंटिसिपेटेड, जिसकी आशातीत बोले, जिसके आशा न की गई हो, वो होता है फोर्ट्यूटस। कमीशन में डबल एम लगता है ना, कमीशन में डबल एम के साथ डबल एस लगेगा, डबल एम डबल एस रहता है। जैसे कमिटी में पढ़े होंगे, डबल एम आई डबल टी डबल ई होता है। ये सब वर्ड्स काफ़ी कंफ्यूजिंग है। अगर करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको देख पकड़ना है तो
तो आप लोग रीडिंग तो करना ही पड़ेगा भाई। रीडिंग आप लोग करते हैं, ध्यान रखिएगा कहीं भी ए आई ई आई डबल आर डबल एस डबल ई डबल एम, ये सब अगर आता है और बहुत सारा चीज़ होता है डबल एस, तो ये सब वर्ड्स को आप लोग ध्यान रखना है, ओके ना। उससे क्वेश्चन बनता है। रिसर्जेंस का मतलब होता है रिन्यूअल या फिर रिवाइवल, और हेफाजत मतलब अस्त व्यस्त होता है, इंटेंजिबल आप लोग बोल सकते हैं, अस्त व्यस्त, अनटीडी। अब क्वेश्चन 20 में आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं इसको। फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है और 4 पार्ट को आपको अरेंज करना है। PQRS को ग्रांड पा यानी कि ग्रांड फादर के बारे में बात किया जा रहा है। पा मतलब फादर और माँ मतलब मदर, ठीक है। तो ग्रांड पा हैड सम ओल्ड क्लोथ्स। अब देखिए यहाँ पे तो स्टार्टर मिल गया आपको। अब इसके बाद कौन सा सेंटेंस ज्वाइन करता है इसको देखते हैं। बट से क्या सेंटेंस कोई शुरू होगा, हो सकता है क्योंकि पहले तो दिया है, बट अगर शुरू में आएगा तो नहीं हो सकता है। बट माई मदर टुक देम आउट एंड केप्ट देम नीटली फोल्डेड इन द कबर्ड अगेन, सो ही थ्रू देम इन टू वास्ट बास्केट, सो ही पुट द क्लोथिंग इन टू फैमिलीज बैग ऑफ आइटम्स टू डोनेट टू चैरिटी, माई मदर फाउंड देम एंड पुट देम बैक इन हिज बास्केट। और लास्ट है ग्रैंडपा फाइनली पुट द आइटम्स इन माई मदर्स मेंडिंग बास्केट एंड नेवर सॉ देम अगेन। देखिए यहाँ पे ना ग्रांडपा के पास ना ओल्ड क्लोथ था, तो ओल्ड क्लोथ था तो यहाँ पे समझिएगा, तो ओल्ड क्लोथ से वो छुटकारा पाना चाह रहे थे, इसीलिए इसको वास्ट बास्केट में डाल दिए। तो स्टार्टर के बाद जो सेंटेंस मिल रहा है वो क्यू मिल रहा है, ठीक है, क्यू। अब आप लोग के मन में ये भी आएगा, सो ही पुट द क्लोथिंग इनटू फैमिलीज बैग ऑफ आइटम टू डोनेट टू चैरिटी। अब यहाँ पे माइंड में आएगा कि चैरिटी में देने के लिए भी जो है से वो निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उनकी जो उसकी जो मम्मी थी, लड़का कोई बोल रहा था, उसकी मम्मी तो उसको पुनः वहां से जो है से निकाल दिया गया जहाँ पे ग्रांडपा ने क्लोथ को रखा था। ध्यान समझिएगा, इनिशियली जहाँ पे क्लोथ को रखा गया था वहां से क्लोथ को हटाया गया था, जबकि अगर चैरिटी के लिए अगर क्लोथ को रखा जाता, ठीक है, ऐसे तो हटाया जा सकता है, लेकिन अगर चैरिटी के लिए रखा जाता पुराना कपड़ा, तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो वहाँ से हटाती नहीं उसकी मम्मी, ठीक है, क्योंकि चैरिटी के लिए रखा गया है। लेकिन चूंकि में वास्ट बास्केट में डाला गया था इसलिए उसको हटाना अनिवार्य हो गया था, तो यहाँ पे सही जो है से क्यू जाएगा। उसके बाद सेंटेंस एस आएगा, सो ही थ्रू देम इनटू वास्ट बास्केट, तो वास्ट बास्केट में कपड़ा चला गया। अब क्या होगा, माई मदर फाउंड देम एंड पुट देम बैक इन हिज बास्केट, और फिर से जो है बास्केट में रख दिए उठाकर वहाँ से, ठीक है, उसका बास्केट में यानी कि जो ग्रांडपा का बास्केट था उसके बास्केट में रख दिया गया। अब देखिए फिर से जो है अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा था कि ग्रांडपा को ओल्ड क्लोथ पसंद नहीं था, तो वह पहले जो है से वेस्ट बास्केट में डाला, तो वहाँ से उठाकर फिर से बास्केट में मम्मी के द्वारा डाला गया। तो फिर से वो कोशिश क्या किया कि सो ही पुट द क्लोथिंग इनटू द फैमिलीज बैग ऑफ आइटम्स टू डोनेट टू चैरिटी, यानी कि चैरिटी में डालने के लिए अब दे दिया, वास्ट बास्केट में नहीं डाला गया, ठीक है। अब लेकिन देख लीजिए, बट माई मदर लास्ट हो जाएगा, बट माई मदर टुक देम आउट एंड केप्ट देम नीटली फोल्डेड इन द कबर्ड अगेन, कबर्ड में फिर से रख दिया गया, ठीक है। तो पहले कहीं रखी होगी, फिर से रखी, तभी अगेन आया था। ध्यान रखिएगा, अगेन आया है इसका मतलब कि वह कपड़ा को दोबारा रखी है, तो पहले जो है लास्ट में पी आएगा, इसके पहले भी वह रख चुकी थी, ठीक है, यहाँ पे बास्केट में, ठीक है। तो पी लास्ट आएगा, इस तरह से ऑप्शन इसका डी चला जाएगा। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताया, ध्यान रखिएगा। लास्ट आएगा, ग्रांडपा फाइनली पुट द आइटम्स इन माई मदर्स मेंडिंग बास्केट एंड नेवर सा देम अगेन, यानी कि फिर से जो है मारा नहीं, फिर से जो है उसको मेंडिंग बास्केट में डाल दिया कपड़ा को। दशहरा का टाइम आ रहा है भाई, उसको भी नया कपड़ा चाहिए था, और कोई देखेगा कि बहुत सारा कपड़ा पड़ा हुआ है तो बोलेगा कपड़ा तो ही है, क्या करना है, चालाक था आदमी, दशहरा आ रहा है भाई, नया कपड़ा चाहिए। एक और पैरा जंबल से पढ़िएगा, स्टार्टर यहाँ पे है, ऑल रिलीजन शो अस द पाथ, बाकी नो दैट एंड वाइज मैन गॉड इज वन विच लीड्स टू गॉड को आपको अरेंज करना है। और लास्ट है बट द पाथ आर डिफरेंट। देखिए यहाँ पे पाथ आया हुआ है, क्या आया है, पाथ आया है, तो क्या पाथ के बाद नो आएगा, पाथ के बाद नो नहीं आएगा, क्योंकि पाथ जो है सिंगुलर है, इसके बाद अगर आएगा तो V5 होगा। नोज हो सकता था तो सोच सकते हैं थोड़ा, लेकिन V5 नहीं है तो P तो नहीं होगा। सो एज द पाथ एंड वाइज मैन नहीं होगा, सो एज द पाथ गॉड इज वन नहीं होगा, यहाँ पे आएगा एस, क्यों आएगा समझिएगा,
ऑल रिलीजन शो अस द पाथ विच लीड्स टू गॉड, यानी कि ऐसा रास्ता बताता है जो कि भगवान तक जाता है। और विच क्या है, एक कंजक्शन है, उसके पहले जो है से क्या है, पाथ एंटीसीडेंट है, और पाथ के कोडिंग यहाँ पे देखिए V5 लीड्स आया है, तो सही यहाँ पे सबसे पहले एस आएगा, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा, तो एस आएगा पाथ के कोडिंग। एस जैसे ही आया, दो ऑप्शन तो कट गया। अब एस के बाद आर आएगा या फिर क्यू आएगा, पढ़िए। विच लीड्स टू गॉड, विच लीड्स टू गॉड, अब क्या आएगा, अब आएगा, अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो नो आया है, नो वर्ब आया है, किसी सब्जेक्ट के लिए आया होगा, और किसी सब्जेक्ट के लिए आया होगा तो वह जो है से प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे वाइजमैन प्लूरल सब्जेक्ट दिख रहा है, तो वाइजमैन के बाद जो है से नो दैट आएगा, तो क्यू के बाद तुरंत पी आएगा, और क्यू के बाद तुरंत पी देखिएगा तो बी में भी है, ए में भी है, तो क्या क्यू के बाद पी करके नो दैट के बाद बट आएगा, नहीं आएगा, नो दैट के बाद बट नहीं आएगा, तो आंसर इसका बी होगा। क्या होगा, पढ़िएगा, एंड वाइजमैन नो दैट गॉड इज वन, पी के बाद आर आएगा, क्यू के बाद पी आएगा, उसके बाद आर आएगा, तो क्यू पी आर हो गया। तो एंड वाइजमैन नो दैट गॉड इज वन बट द पाथ्स आर डिफरेंट, तो अब अरेंज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन इसका बी होगा। ऑल रिलीजन शो अस द पाथ विच लीड्स टू गॉड एंड वाइजमैन नो दैट, समझिएगा यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आया, जो V1 फॉर्म में वर्ब्स होते हैं वो प्लूरल होते हैं। एंड वाइजमैन नो दैट गॉड इज वन बट द पाथ्स आर डिफरेंट, सही है, इसका यही होगा, मीनिंग जा रहा है। कुछ ग्रामेटिकल चीज लगा, यहाँ पे बताया था कि पाथ के लिए जो है से यहाँ पे V5 आएगा, ओके, एंटीसीडेंट यहाँ पे था विच का, इसका कोडिंग यहाँ पे लीड्स हुआ था, तो कुछ कनेक्ट हो रहा था, और एक कनेक्शन यहाँ बताया, और लास्ट नहीं होगा क्योंकि नो दैट के बाद बट नहीं लगेगा, दो कंजक्शन एक साथ नहीं लगेगा, बी इसका आंसर होगा। कोई डाउट होगा बताइएगा। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। आई शैल रिमेन हियर एंड द ट्रेटर वोंट बी एबल टू फाइंड मी, सेल का शुड, और ये जो है से विल नोट को शॉर्ट में लिखा है ना, तो पढ़िएगा, वोंट का तो वोंट होगा नहीं, सेल का शुड में सॉरी विल का जो है से उडंट होगा, वोंट लिखेगा तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि विल नोट को शॉर्ट में वोंट लिखा जाता है। अगर इसको कन्वर्ट करके लिखता भी शॉर्ट में वुड नॉट, तो उडंट लिखता, वुड नॉट लिखा है, इसको काट नहीं सकते हैं, वोंट लिखा है अगेन कटा जाएगा, ये नहीं कटाएगा, लेकिन यहाँ पे कुड आया, अभी कटा गया। अब देखते हैं क्या होगा, हियर का देयर कन्वर्सन होगा ना, आपको पता होगा हियर का देयर होता है, दिस का दैट, दिस का दो, ये सब कन्वर्ट होता है वर्ड्स। तो ही सेड, सॉरी सी सेड दैट, सेड से यहाँ पे है, तो सी सेड दैट सी शुड रिमेन देयर, यहाँ तक सही है, सेल का शुड में कन्वर्सन हो गया है, रिमेन देयर लगेगा, बिल्कुल सही है। एंड द ट्रेटर वुड नॉट बी एबल टू फाइंड हर, एंड द ट्रेटर वुड नॉट बी एबल टू फाइंड हर, यहाँ पे सही है, आंसर इसका बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये दोनों को क्यों काटा ना, आपको बताया था ना, वोंट मतलब विल नोट को विल नोट ही लिख दिया यहाँ पे, इसलिए तो कट गया, बाकी दिमाग ही नहीं लगाना मुझे। सेल का सूड होगा लेकिन यहाँ पे कुड लिख दिया है, कैन का कुड होता है, तो ये ऐसे ही कट गया, तो ज़्यादा मुझे दिमाग ही नहीं लगाना था, ऐसे ही आंसर आ गया। बाकी कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। हियर जो है से देयर में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि सी, ठीक है, तो सी के अकॉर्डिंग होगा, इसलिए सी यहाँ पे आ गया है। सी शुड रिमेन देयर एंड द ट्रेटर वुड नॉट बी एबल टू फाइंड हर, फाइंड के बाद मी आया है, मी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, लड़की के लिए आया है, तो यहाँ पे हर आ गया है, उसी के लिए आया था। ऑब्जेक्ट था, फर्स्ट पर्सन में ही था, ऑब्जेक्टिव केस में। नहीं देखिएगा, एक इनडायरेक्ट स्पीच है, आई सेड टू जो है से टोल्ड में कन्वर्ट होता है या फिर आस्ट में भी कन्वर्ट होता है। आई सेड टू वेयर हैव यू लूज द पेन आई ब्रॉट फॉर यू स्टडी, ब्रिंग का ब्रॉट होता है ना, और बाय का बाउट होता है, दोनों वर्ड में आप लोग कन्फ्यूज मत कीजिएगा, ब्रिंग का ब्रॉट होगा पास्ट टेंस में, जबकि बाय का बाउट होता है, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को क्या है दोनों। देखिए सेंटेंस पढ़िए यहाँ पे, वेयर हैव यू लोस्ट, ये जो है से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट जाता है पास्ट परफेक्ट में, कहाँ जाएगा,
पास्ट परफेक्ट में, और जो पास्ट इंडेफिनिट है वो भी पास्ट परफेक्ट में ही जाता है। ये रूल है, पास्ट परफेक्ट में ये भी जाएगा, तो दोनों पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस बी थ्री। और पढ़िए आई आस्क्ड मी, और एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच अगर आपको लिखना है तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखना है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद जैसे वर्ब यूज करना है, वर्ब आपको पहले यूज नहीं करना है। अगर ऐसा सेंटेंस दिखे तो उसको पहले काट लेना है। जैसे है कोई सेंटेंस? नहीं है। चलिए, आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लोस्ट द पेन आई हैड ब्रॉट फॉर हिम द डे बिफोर। ये जो स्टडी वर्ड है इसका कन्वर्सन दो पार्ट में, दो चीज़ में होता है। या तो आप लोग द बिफोर कर सकते हैं, द डे बिफोर, या फिर द प्रीवियस डे, दोनों सही है। आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लोस्ट द पेन आई हैड ब्रॉट फॉर हिम द प्रीवियस डे, तो दोनों सेंटेंस सही लग रहा है। आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लूज द पेन आई हैड ब्रॉड फॉर हिम द नेक्स्ट, नेक्स्ट तो आएगा ही नहीं ना, नेक्स्ट डे आएगा नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया। आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लूज द पेन आई ब्रॉट फॉर हिम द प्रीवियस डे, हो सकता था लेकिन यहाँ पे ब्रॉड डाल दिया, यानी कि आई ब्रॉट को आई ब्रॉट ही छोड़ दिया, तो यहाँ पे गड़बड़ है, तो ये ऑप्शन ये दो कट गया। बाकी दोनों आंसर जो है सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन रॉन्ग पूछा गया था एग्जाम में। I asked him where he had lost the pen I had brought for him the day before. I asked him where he had lost, यहाँ भी पास्ट परफेक्ट है, had brought यहाँ भी पास्ट परफेक्ट है, for him सही है यहाँ पे, for you सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट यहाँ पे him है, बिल्कुल सही है। द प्रीवियस डे या द डे बिफोर दोनों होता है। क्वेश्चन ये गलत था, दोनों आंसर होगा ए और बी दोनों। 23 का डू यू वांट बैलून्स, बैलून का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स में आपको फंसा सकता है। ही सेड टू द चाइल्ड, इसको भी इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ इट वांटेड बैलून्स, ही आस्क्ड द चाइल्ड वेदर इट हैड वांटेड। सेंटेंस थोड़ा सा पकड़िए, या डू यू वांट है, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखने को मिल रहा है, तो उसका जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट जाएगा, या फिर सिंपल जो प्रेजेंट होता है वो सिंपल पास्ट में जाता है, यानी कि V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ढूंढिए जरा, V2 हैड, डिड इट वांट यहाँ पे है, डिड इट वांट, द चाइल्ड डिड इट वांट, यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। यस, द चाइल्ड डिड इट वांट बैलून्स, ये जो है से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। डिड इट के बाद डिड इट वांट जो है से इंट्रोगेटिव हो गया, जबकि बताया था इंट्रोगेटिव नहीं अफर्मेटिव में लिखना है। याज द चाइल्ड इफ इट वुड वांट बैलेंस, ये भी गड़बड़ है, वुड तो आएगा नहीं। सही आंसर यही होगा, ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ इट वांटेड बलून्स। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इसको इफ़ या वेदर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना, इफ़ या वेदर लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, जो चाइल्ड है बच्चा है ना, तो बच्चा के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए इट यूज किया जा सकता है। एक ऐसा बच्चा जिसका जेंडर क्लियर ना हो। ऐसे तो पता है बट हमको पता नहीं है भाई, बच्चा देखे तो क्या पता है कि लड़का है कि लड़की है, छोटा बच्चा है, क्यूट है। तो इफ़ इट वांटेड बलून्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इफ़ के बाद सब्जेक्ट के बाद वांटेड V2 लगा हुआ है, यानी कि अफर्मेटिव बनाया गया है। ठीक है, डिड के बाद इट लगा था इसलिए ऑप्शन काटा। आंसर इसका कहाँ पे टिक किया गया है भाई, आंसर इसका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें ना टेंस का चेंज होता है। जैसे बताया था कि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट है वो पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है वह पास्ट परफेक्ट में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। उसी तरह से पास्ट इंडिफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इस तरह का टेंस का कन्वर्सन जो है से होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, लेकिन एक्टिव और पैसिव वॉइस में टेंस का कन्वर्सन नहीं होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, फंसाता है कभी कभी। जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो स्पीक किसमें है, ये जो है से प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो इसका रूल EJ प्लस V3 होता है। वाज दो ऑप्शन कट गया, इज स्पोकन है, यहाँ पे इज स्पोक, इज के बाद क्या आएगा, V3 है नहीं है तो ये भी कट गया। आंसर आपका डी है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अंडरस्टूड है, इसलिए इसको नहीं लिखा गया है। ऐसे लिखा जा सकता है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड।
नेक्स्ट अगेन एक एक्टिव पैसिव है, टोबैको मैन्युफैक्चरर्स आर मेकिंग कंसिडरेबल एफर्ट्स टू गेन न्यू क्लाइंट्स। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मैं नहीं देखूंगा, पकड़िए इसको, आर मेकिंग है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। रूल क्या है, इज एम आर के बाद बीइंग प्लस बी थ्री, आर बीइंग प्लस बी थ्री छोड़ देता हूँ इसको। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब गायब है, कटा, ये भी कटा। यहाँ पे आर बीइंग मेड है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे सेंटेंस का ना स्ट्रक्चर गड़बड़ है थोड़ा सा। टू गेन न्यू क्लाइंट्स बाय टोबैको मैन्युफैक्चरर्स कंस्टेबल एफोर्ट्स आर बीइंग मेड, ये सब ऐसा नहीं होगा। सब्जेक्ट आपको पहले यूज करना है, बाय प्लस सब्जेक्ट जनरली हम लोग बाद में यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो सही जो सेंटेंस होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। कंस्टेबल एफर्ट्स को उठाइए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो कंस्टेबल एफर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर आया है वर्ब, उसके बाद बीइंग के बाद भी3 आएगा, बाय टोबैको मैन्युफैक्चरर्स टू गेन न्यू क्लाइंट्स होगा इसका सही आंसर, यानी कि आर बीइंग प्लस भी3। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर गड़बड़ था। बाई प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगना चाहिए, ठीक है ना, बीइंग या भी3 जब यूज कर लेते हैं उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट आना चाहिए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, आई हैव सीन मच ऑफ द प्लेज ऑफ शेक्सपियर एक्टेड, अ फ्यू मेनी मोस्ट या फिर नो इंप्रूवमेंट। देखिए यहाँ पे सही वर्ड जो आएगा वो मोस्ट जाएगा ना, मोस्ट ऑफ द प्लेज जाएगा, क्या जाएगा, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द प्लेज ऑफ द शेक्सपियर, यानी कि जो शेक्सपियर के अधिकतर जो नाटक है, प्लेज मतलब नाटक होता है, खेल नहीं है, यहाँ पे नाटक की बात किया जा रहा है, अधिकतर नाटक है वो हमने देखा है। आंसर इसका सी है। अब यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ कि मोस्ट और मेनी, भाई नहीं लिखा क्या, नहीं डाला गया भाई, क्लियर करता हूँ। देखिए मोस्ट अगर बात करें तो अगेन मैं डिस्कस करता हूँ, बताया था वहाँ पे मोस्ट जो है मेजोरिटी को शो करता है और जो कि मेनी जो है नंबर को शो करेगा, यानी कि लार्ज नंबर है वहाँ पे मेनी यूज कीजिए, जबकि आपको मेजोरिटी दिखाना है कोई चीज़ का वहाँ पे आपको मोस्ट यूज करना है। तो यहाँ पे हम नंबर की बात थोड़ी कर रहे थे कि शेक्सपियर का कितना नाटक आप देखे हैं, मैं यहाँ पे बात किया जा रहा था कि शेक्सपियर के जो मैक्सिमम नाटक है, अधिकतर नाटक है, ठीक है, अधिकतर नाटक है वो आपने देखा है, ठीक है, या मैंने देखा है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लेज ऑफ शेक्सपियर एक्टेड होगा। क्लियर है, यहाँ पे मेजोरिटी के सेंस में मोस्ट जाएगा, नो कि मेनी, और मेनी ऑफ द भी करेक्ट यूज है, ठीक है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन वह फिर नंबर बताएगा, जबकि मोस्ट ऑफ द यूज करिएगा तो वह मेजोरिटी को बताएगा। ध्यान रखिएगा दोनों को। देखिए फ्यू और फ्यू, द फ्यू, फ्यू का मतलब होता है एकदम नगण्य, न के बराबर, अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत, और द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ भी है वही, वो होता है द फ्यू। इटैलिक वर्ड है इन, इसको आपको इंप्रूव करना है। कैन दिस मशीन बी एडॉप्टेड इन फार्म वर्क, क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे, बाई इंटू 4 या फिर नो इम्प्रूवमेंट। देखिए यहाँ पे पर्पस की बात किया जा रहा है कि क्या मशीन जो है सिर्फ फार्म वर्क में यूज किया जा सकता है, पर्पस की बात कर रहा है, तो बताया था आपको पर्पस के लिए क्या यूज करना है, हमको 4 यूज करना है, तो 4 इसमें लगा दीजिए, 4 शोज पर्पस ईयर, बस हो गया। नेक्स्ट है, आपको इरर ढूंढना है, 4 सेंटेंस है। लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज अ शेख ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा, क्या बात है, मैं बताया था आपको, लास्ट क्लास आप लोग देखिएगा, मैं अब लिखा हुआ था बकायदा, यहाँ पे लिख दिया था, लास्ट नाइट है, एगो है, लॉन्ग लॉन्ग एगो है, लास्ट नाइट बोला था, लास्ट वीक बोला था, एस्टरडे बोला था, इस तरह का फ्रेज अगर आता है तो आपको क्या यूज करना है, आपको सिंपल पास्ट यूज करना है, अर्थात सब्जेक्ट प्लस भी टू। तो यहाँ पे ड्रीम क्या कर रहा है भाई V1, इसको ड्रीम्ड कीजिए, DREAMT, ठीक है, ये है ड्रीम्ड, एंड ड्रीम्ड इज द ओनली इंग्लिश वर्ड इन द इंग्लिश दैट एंड्स विथ एम्प्टी। चलिए कुछ इंग्लिश का नॉलेज आपको बताता हूँ। ड्रीम्ड जो है एकमात्र ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में एम्प्टी आता है, एकमात्र वर्ड है पूरा इंग्लिश में, बाकी किसी के लास्ट में एम्प्टी नहीं आता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यह ड्रीम का पास्ट टेंस ड्रीम्ड, ठीक है, ड्रीम्ड लगेगा, बाकी सेंटेंस सही है। लास्ट नाइट फ्रेज था, लास्ट नाइट के साथ बताया था, पास्ट टेंस आपको यूज करना है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट टेंस, आई मीन। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होगा 30 क्वेश्चन ग्रामर से रहेगा और 30 क्वेश्चन आपका पैसेज रहेगा, इसमें एरर ढूंढना है। द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विथ अ प्रैक्टिसाइज्ड हैंड। इसमें जो एरर है सब जगह सही है, इंटेंटली मतलब जो होता है अटेंटिवली होता है, ध्यान से,
मेकअप वर्ड में गड़बड़ है ना। मेकअप जो है से जो फ्रेज होता है इसका मतलब होता है बनाना या फिर पूरा करना। मेकअप मतलब होता है बनाना या पूरा करना, जबकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो है से मेकअप उसका किया जा रहा था। ठीक है, तो ये जो करेक्ट मेकअप होगा उसको अलग अलग नहीं एक साथ लिखिए। ओके, मेकअप एक साथ लिखिए, एक वर्ड में लिखिए, अलग अलग लिखिएगा तो एक फ्रेज बनेगा जिसका मतलब अलग हो जाता है। पूरा करना या बनाना इसका मतलब होता है ये वाले मेकअप का। जबकि आपको पता होगा ये मेकअप क्या होता है, लड़कियाँ भली भांति से परिचित होगी। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। तो ए वाला मेकअप और ए वाला मेकअप देख लीजिएगा, इसी में गड़बड़ था, ये वाला आप लोग यूज कर लीजिए, सही हो जाएगा। तो क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।